देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के आशीर्वाद और 1 लाख भक्तों के साथ वो काम किया है जो इंडी गठबंधन को चकरा के रखेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई। उसके बाद गोवा में पीएम मोदी ने भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सनातन से लेकर इकोनॉमी तक और भारत को ग्लोबल पावर बनाने तक पीएम मोदी के वो कौन से 3 धमाके हैं जो पहले कोई नहीं कर सका। सुशांत सिन्हा के साथ देखिए पूरी खबर। पीएम मोदी के वो कौन से 3 धमाके हैं जो पहले कोई ना कर सका, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। यह भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आधार कार्ड से लेकर पेंशन कार्ड तक कौन से फैसले कर डालें कि पब्लिक बम बम है। एक तरफ नरेंद्र मोदी रिफॉर्म पर रिफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी बदलने को तैयार नहीं है। न परफॉर्म न रिफॉर्म, हार पर हार के बाद भी राहुल गांधी कैसे ब्लंडर कर रहे हैं, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज नरेंद्र मोदी के सनातनी ताकत से लेकर ग्लोबल पावर से लेकर इकोनॉमिक पावर तक की जो खबरें आई हैं, उसकी एक झलक देख लीजिए। यह नया भारत है और इस नए भारत की ताकत की चर्चा दुनिया में हो रही है। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी के वो 3 धमाके देख लीजिए जो पहले कोई ना कर सका। पहला धमाका, सनातन की शक्ति का जो ट्रेलर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दूसरा धमाका, भारत की आर्थिक शक्ति का ट्रेलर दिखाया है। और तीसरा धमाका, भारत की ग्लोबल पावर का ट्रेलर। इन तीनों धमाके से इंडी गठबंधन में कैसे खलबली मची होगी, आप उसके बारे में आज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि इंडी गठबंधन तो इसी से तिलमिलाया हुआ था कि नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की ध्वजा फहराने क्यों गए। लेकिन 2 दिन बाद ही पीएम मोदी ने नया धमाका कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी गोवा पहुंच गए। उन्होंने साफ कर दिया भाई कि सनातन का गौरव बढ़ाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। और वहां भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। यह तस्वीर देखिए, यह भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गोवा में भगवान राम की यह प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची है। करीब 77 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। यानी एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा। इस प्रतिमा में भगवान राम हाथ में धनुष धारण किए हुए दिख रहे हैं। यह 77 फीट ऊंची विशालकाय कांस्य प्रतिमा भारत के प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने तैयार की है, जो गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता है। पीएम मोदी गोवा में 550 साल पुराने श्री संस्थान गोकर्ण जीवत्तम मठ में भी गए। पीएम मोदी मठ के 550वें वर्ष उत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मठ की तरफ से विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ से लेकर राम मंदिर का जिक्र किया। और क्या कहा, एक बार सुनिए। भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। नरेंद्र मोदी सनातन को लेकर जो अलख जगा रहे हैं, आप उसको इस बात से समझिए कि अचानक कोई गोवा का नाम सुनता है तो लोग सोचते हैं गोवा जाएंगे बीच के किनारे, गोवा जाएंगे पार्टी करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी गोवा जाने का एक और सनातनी मकसद भी दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति दुनिया की देखने के लिए भी अब लोग गोवा जाएंगे। इधर पीएम मोदी की राम भक्ति की झलक दिख रही है, उधर पीएम मोदी कर्नाटक में कृष्ण भक्ति में भी रमे दिखे। गोवा से पहले पीएम मोदी आज सुबह कर्नाटक के उडुपी में कृष्ण मठ पहुंचे थे। यहां उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों ने, 1 लाख, उन्होंने सामूहिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। इन 1 लाख लोगों में पीएम मोदी भी शामिल रहे। देखिए, जब 1 लाख लोगों ने गीता पाठ किया तो कैसे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः
उडुपी में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। वैष्णव संत माधवाचार्य ने करीब 800 साल पहले इस मठ की स्थापना की थी। इस मठ में श्री कृष्ण की मूर्ति बाल स्वरूप में है और एक खास खिड़की से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये देखिए कैसे वो खिड़की में से झांक रहे हैं, इसलिए इसे चमत्कारी खिड़की भी कहा जाता है। पीएम मोदी आज जब कर्नाटक के उडुपी में पहुंचे तो वहां उनके लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज था बॉस। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में रोड शो भी किया और रोड शो में जो माहौल था, कैसे लोग पीएम मोदी पर फूल बरसा रहे थे, कैसे भीड़ उमड़ पड़ी थी, आप देखिए क्या क्रेज है इनका। उडुपी में गीता पाठ में शामिल हुए पीएम मोदी ने वहां आए लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी के सिर पर एक विशेष तरह की टोपी नजर आई जिसमें माथे पर मोर पंख लगे दिख रहे थे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत है, किसी के आगे झुकता नहीं है। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे, लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि सनातन की ताकत शांति में, लेकिन कोई शांति भंग करेगा तो उस शांति को स्थापित करना और उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। सनातन के प्रति पीएम मोदी की ऐसी भक्ति देखकर साधु संत भी दंग रह गए। श्री कृष्ण मठ के मठाधीश स्वामी सुगुनेन्द्र तीर्थ ने तो पीएम मोदी को श्री कृष्ण का अर्जुन बता दिया। स्वामी सुगुनेन्द्र तीर्थ ने कहा कि मोदी सुरक्षित है तो धर्म और देश सुरक्षित है। सुनिए एक बार। धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव। अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेंद्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठ गीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं भाई कि नरेंद्र मोदी सुरक्षित हैं तो भारत में धर्म सुरक्षित, भारत सुरक्षित। अब जिसको जो आग लगनी है वो लगे, लेकिन भाई जिसको जो भाव है वो कह रहे हैं। देखिए, सनातन की शक्ति से लैस नरेंद्र मोदी ने सनातन को मजबूत करने का तो काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो आज आर्थिक मोर्चे पर कर दिया। यह ऐसा धमाका है जो ना अमेरिका में ट्रंप कर पाए, ना चीन में जिनपिंग, ना दुनिया का कोई और नेता कर पाया। आज ही भारत की जीडीपी के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आए। ये वो डेटा है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ने बड़ी छलांग लगाई है। आप देखिए कि जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त वो आंकड़े कहते हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे भारत की, ये 8.2% है बॉस, 8.2%। ये दूसरी तिमाही का आपको बता रहा हूं, ये दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं, यानी जुलाई से सितंबर के बीच के आंकड़े। यानी जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप सोचे बैठे थे कि अरे मैंने टैरिफ लगा दिया, ये होगा वो होगा, उस समय भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन गई बॉस। पिछले साल दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 5.6% था। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि जब और बड़ी चुनौती आई तो ऐसा गियर बदला कि भाई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जबकि अप्रैल से जून के बीच की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.28% थी और उसके 3 महीने बाद यह 8% के मार्क को क्रॉस कर गई। पिछले 18 महीनों में यह जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा जंप। तो जब लोग सोच रहे थे कि भारत कमजोर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के फैसलों ने भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी दे दी। यह ग्रोथ रेट तब है जब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने अगस्त से भारत के प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन भारत की आर्थिक ताकत के आगे ट्रंप का टैरिफ वार भी बेअसर हो गया। जो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनको भी तगड़ा जवाब मिल गया। जो राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए कह रहे थे कि अरे सबको पता है इकोनॉमी डेड है, उनको भी आज जवाब मिल गया। इकोनॉमी डेड है तो 8.2% से बढ़ती है राहुल गांधी जी। आपकी पॉलिटिक्स डेड हो गई है ये सब कर करके। आप देखिए राहुल गांधी ने इसी साल जुलाई में भारत की इकोनॉमी को डेड कहा था, मजाक उड़ाया था कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री के अलावा सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी जुलाई में क्या मजाक उड़ा रहे थे, कैसे बिहार चुनाव आते आते उनका मजाक बन गया है, और ये आंकड़े कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए एक बार। चार महीने पहले राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे थे, वो 8.2% की दर से दौड़ रही है। और बड़े बड़े देश ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास नहीं पटक रहे बॉस। लेकिन राहुल गांधी को इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो जो बोलना है वो बोलते हैं। साल 2022 में भी राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत में ऐसा माहौल बनाया था कि 2023 में तो भारत की ग्रोथ रेट 5% भी रहे तो बहुत बड़ी बात होगी, जबकि 2023-24 में भी भारत की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा थी। सुनिए साल 2022 में भी राहुल गांधी कैसे भारत की इकोनॉमी को डेड बताने चले थे। The growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. I think that we would be lucky if we do 5% next year. 8.2% की बम्पर जीडीपी ग्रोथ की वजह क्या है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है, पीएम मोदी ने इसकी वजह भी बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले हैं। ये आंकड़े हमारी प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के असर को दिखाते हैं, साथ ही हमारे लोगों की मेहनत को दर्शाते हैं। हमारी सरकार लगातार रिफॉर्म करती रहेगी और हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर यह बात लिखी है। अब वहां ट्रंप के लोग भी पढ़ेंगे, जाके कान में फुसफुसियाएंगे कि सर ये तो एकदम खेला उल्टा पड़ गया। यानी जीडीपी ग्रोथ में दमदार छलांग का बड़ा क्रेडिट पीएम मोदी ने रिफॉर्म्स को दिया। पीएम मोदी क्या क्या रिफॉर्म करते चले जा रहे हैं जिससे इकोनॉमी बम है और पब्लिक भी बम है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये भी देखिए कि भारत की तरक्की की जबरदस्त रफ्तार देखकर दुनिया दंग है। ग्लोबल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी भी भविष्य में भारत की मजबूती का अनुमान लगा रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत 2025 में 7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ न सिर्फ उभरते बाजारों बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास का नेतृत्व करेगा। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र की औसत जीडीपी ग्रोथ 2025 में 3.6% रहने का अनुमान है। यानी पूरे रीजन में 3.6% की ग्रोथ, अब भारत 7%, ऑलमोस्ट डबल। मूडीज के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की घरेलू डिमांड उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी। मूडीज ने कहा कि भले ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, लेकिन ज्यादातर रेटेड भारतीय कंपनियों के पास एक्टिव करेंसी रिस्क मैनेजमेंट या मजबूत कारोबारी सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। यानी उसका भी फर्क भारत को नहीं पड़ रहा।
एक तरफ भारत की आर्थिक शक्ति दुनिया देख रही है, सलाम ठोक रही है भारत को बॉस। दूसरी तरफ दुनिया में भारत का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो एक और बड़ा धमाका किया है वो भारत को ग्लोबल पावर बनाने पर किया है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत को एक बड़ी पावर बताया गया है। एशिया पावर इंडेक्स में 27 देशों की रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की रैंकिंग भारत से नीचे है। पाकिस्तान तो टॉप 10 या टॉप 15 में भी नहीं है, भिखारी देश। इस रैंकिंग में भारत जापान को पीछे करते हुए तीसरे नंबर पर आ गया। आर्थिक क्षमताओं में भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। वहीं अमेरिका जैसे ताकतवर देश को बड़ा झटका लगा है। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका के स्कोर को 1.2 पॉइंट का झटका लगा है, जो 2018 के बाद से अमेरिका का सबसे कम स्कोर है। डिप्लोमेसी, डिफेंस, इकोनॉमिक क्षमता जैसे अहम सेक्टर में अमेरिका के स्कोर में गिरावट आई है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को चैलेंज देने निकले थे वो खुद लड़खड़ा के गिरते दिख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और वो रिफॉर्म है जो वो लगातार करते जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी अगर टॉप गियर में है तो इसके लिए जरूरी रिफॉर्म नरेंद्र मोदी ने किए। एक पूरा इकोसिस्टम लगा रहा, क्या मोदी को कुछ आता है, ये होता है उस इकोसिस्टम को कोहनी मार के अपना काम करते जाने का असर, क्योंकि असर दिख रहा है। पीएम मोदी का मिशन पूरा नहीं हुआ जब तक, तो वो एक के बाद एक सुधार करते चले गए। कल ही हमने आपको बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर बंद कर दिए गए। अब आधार से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया गया है। यूपी और महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड जन प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी आधार को जन प्रमाण पत्र के तौर पर अमान्य कर दिया है। इस फैसले से फर्जी जन प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने वालों पर रोक लग जाएगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। जन प्रमाण पत्र के नियमों को लेकर भी पारदर्शिता आएगी। तो एक इकोसिस्टम जो नरेंद्र मोदी से चिढ़ा बैठा है वो यही सब ना वजह है। पहले जनधन अकाउंट खुलवा दिए, बिचौलियों की चांदी रहती थी, अब सीधा अकाउंट में पैसा चल जाता है। तो जिसका पैसा बीच में कट गया बिचौलियों का, उसको कैसे नरेंद्र मोदी अच्छे लगेंगे? लेकिन जो गरीब आदमी के अकाउंट में जा रहा है उसको अच्छे लग रहे हैं, वो वोट दे रहा है। तो राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। नरेंद्र मोदी बड़े से बड़ा रिफॉर्म करते चले जा रहे हैं। कई बार तो लोग ऐसा पूछते हैं कि अरे यार ये कोई पहले क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो कोई बहुत ऐसा तूफानी काम नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो लगता है कि अरे यार कोई सोच तो रहा है। छोटी से छोटी चीजों में भी सुधार कर रहे हैं, जिनसे बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो रही हैं। जैसे आप देखिए, अभी तक पेंशन लेने के लिए हर साल रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता था। इसके लिए निर्धारित बैंक में जाना पड़ता था कि भाई मैं जिंदा हूं। लेकिन कई बार बहुत बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत आती थी, कोई किसी को कुछ बीमारी है, चल नहीं रहे, उठ के जाना पड़ रहा है। लेकिन अब इस सारे झंझट से बुजुर्गों को मुक्ति मिल गई। UIDAI ने पेंशन के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बन रहा है, कहीं किसी लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं। यह सब कैसे हो रहा है आपको बताता हूं। अब घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं लोग। इसके लिए 2 ऐप डाउनलोड करने हैं बस। आधार फेस RD ऐप, इसको डाउनलोड करना है, और जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करना है। जीवन प्रमाण ऐप पर अपना आधार नंबर डालिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल ID डालिए, उसके बाद मोबाइल पर आए OTP को डालकर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अपना पेंशन का डिटेल डालिए। उसके बाद आधार फेस RD से फेस ऑथेंटिकेशन होगा। वहां पे आपका चेहरा चेक कर लेगा कि भाई इसका चेहरा आया, उसमें अपना चेहरा दिखाइए, रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाँ ये वही है जिनका पेंशन होना है। इसके बाद आपका जीवन प्रमाण पत्र बन गया। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित है। अब आप सोचिए, यह कोई ऐसा तूफानी काम नहीं है कि नहीं हो सकता था पहले। लेकिन भाई नियत भी तो होनी चाहिए, किसी का दर्द समझने की बात भी तो होनी चाहिए कि अरे यार लोगों को दिक्कत आ रही है, कैसे कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कितने ही बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें लाइन में लगकर जीवन प्रमाण पत्र बनवाने से अब आजादी मिल गई। कई ऐसे पेंशन धारक हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए कितना सामान्य सा रिफॉर्म था, कोई भी कर सकता था, जिससे बुजुर्ग पेंशन धारकों को आसानी हो जाती। लेकिन इसे भी नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। और इसीलिए एक लंबी, भाई शौचालय 70 साल
राज करने वाले लोग पूरे देश में सबको शौचालय नहीं दे पाए, सिलेंडर नहीं दे पाए, गांव तक सड़क नहीं पहुंचा पाए, जनधन अकाउंट नहीं खोल पाए। खुले में कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं, 80 पैसा कोई खा जाता है। ये बोलते हुए लाज भी नहीं लगता था कि कैसा सिस्टम बना के रखा हूं मैं, प्रधानमंत्री होकर कैसे ऐसे बोल रहा हूं जी कि मैं 80 पैसा जाते हुए रोक नहीं पा रहा। एकदम खुले में बोल देते थे। देखिए, एक आदमी ने करके दिखा दिया 11 साल में। भाई यही सब होता है। तो जिसको आसानी होती है वो कहता कि नहीं, हम मोदी को काहे नहीं वोट देंगे। राहुल गांधी समझिए नहीं पा रहे हैं। ये सारे वो काम है जो काफी लंबे समय से लंबित थे, और पीएम मोदी इन सब में सुधार करते चले जा रहे हैं जिससे पब्लिक को आसानी हो सके। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने श्रम कानूनों में बड़ा सुधार किया। देश में इससे पहले 29 श्रम कानून लागू थे, लेकिन अब सुधार के बाद देश में सिर्फ 4 लेबर कोड लागू है। इससे क्या फायदा होगा आपको बताता हूं। भाई, सभी मजदूरों को समय से वेतन की गारंटी मिलेगी। हर नौकरी में अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिल पाएगा। देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। 40 साल से बड़े कर्मचारियों का साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप होगा। ओवर टाइम करने पर 2 गुना वेतन मिलेगा। पीएफ, ईसीआईसी, ईएसआईसी और बीमा का फायदा गिग वर्कर्स को भी मिलेगा। फिक्स्ड कर्मचारियों को 1 साल में ग्रेजुइटी मिल जाएगी। कंपनियां सिंगल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से बिजनेस कर सकेंगी। पहले 29 श्रम कानूनों के तहत 1436 नियम थे, उनको घटा के 351 कर दिया गया। यानी नियमों के जंजाल से मुक्ति मिली। इससे कंपनियों को फायदा, लेबर को फायदा, कर्मचारी को फायदा। और इस लेबर कोड में कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखा गया है। अब वो कर्मचारी नहीं वोट करेगा नरेंद्र मोदी को तो राहुल गांधी कहेंगे वोट चोरी करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में भी मोदी सरकार कई रिफॉर्म वाले बिल लाने वाली है, जिनमें एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शामिल है। परमाणु ऊर्जा कंट्रोल और रेगुलेशन पर नया फ्रेमवर्क इससे बनेगा। प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री मिल सकेगी। कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 इसमें शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 131वां संशोधन बिल 2025 आएगा, जिससे चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 में लाया जाएगा। इससे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बन सकते हैं। हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया बिल कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ज्यादा फ्रीडम देना, सिस्टम को पारदर्शी बनाना इसका मकसद है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को खत्म कर एक कमीशन में जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और अधिक पारदर्शी होगी, जिससे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी कम हो सकेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी हर सेक्टर में सुधार कर रहे हैं और इसके लिए जरूरी नियम कानून बनाते चले जा रहे हैं, जिससे विकास को रफ्तार मिल रही है। तेजी से भारत बढ़ रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाले मंत्र पे काम कर रहे हैं, सनातन को साथ लेकर चल रहे हैं, इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, ग्लोबल पावर भारत की बढ़ रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस, जो अपने अंदर ही रिफॉर्म नहीं कर पा रही, वो देश में क्या रिफॉर्म करेगी। राहुल गांधी जो मिशन मोड में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसका जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा। पूरा बिहार चुनाव राहुल गांधी के वोट चोरी वाले कैंपेन पर कांग्रेस ने लड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की बुरी हार हुई। कांग्रेस 6 सीट पर सिमट के रह गई। इस खराब परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई, जहां हार की वजहों पर चर्चा होनी थी। लेकिन हार की वजह तो राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान ही बता दी थी। समीक्षा बैठक में भी वोट चोरी को हार का जिम्मेदार बता दिया गया। बिहार में हार के कई और फैक्टर्स को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन राहुल गांधी पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। यानी अगर कांग्रेस की जीत हो तो राहुल जननायक, हार हो तो कार्यकर्ता खलनायक। आप देखें कि बिहार में हार की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने क्या कहा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि हार की जिम्मेदारी सभी नेताओं को समान रूप से लेनी चाहिए। वाह भैया, गांधी परिवार पूरा कांग्रेस पार्टी चलाएगा, हार की जिम्मेदारी सब बराबर बराबर लेंगे। दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कह रहे हैं हार के लिए 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर और एसआईआर जिम्मेदार है। हमारे 6 उम्मीदवार जीते तो फिर बाकी कैंडिडेट क्यों नहीं जीते। ये कोई बात है कि हम जो है वो इसमें सोशल साइंस में पास हो गए तो हम मैथ्स में क्यों नहीं पास हो। अरे भाई, मैथ्स नहीं पढ़िएगा तो फेल होइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो फेल होइएगा। ये क्या बात हुई कि 6 जीते तो बाकी नहीं जीते। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि क्यों हारे, तो एक तरफ कहते हैं एसआईआर की वजह से हारे, दूसरी तरफ कह रहे हैं 10,000 रुपया ट्रांसफर हुआ इसलिए हारे। भाई एसआईआर में जो वोट चोरी करिए लिया, वो 10,000 रुपया काहे ट्रांसफर कर रहा था फिर।
जो 10,000 ट्रांसफर कर दिया वो SIR में चोरी क्यों करेगा? फिर कोई सिर पैर है? दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। राहुल गांधी का बस चले तो चुंबक का जो है ना नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को सटा दे। कर सकते हैं ये, और कोई नहीं कर सकता। यानी राहुल गांधी अभी भी कन्फ्यूजी आए हुए हैं। अगर SIR की वजह से हारे और वोट चोरी हुई तो फिर समीक्षा बैठक कर कौन बात कर रहे हैं? अगर हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर वोट चोरी वाला नैरेटिव काहे सुना रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान पर उंगली उठाएगा कौन? सुनिए एक बार क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लीडर तो आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी हैं, तो उन्होंने एक बात जरूर अपनी रखी। उन्होंने कहा कि आप जितने भी बैठे हुए हम कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मतलब हमारे लिए कहें, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए कहें कि हम सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। बिहार की हार के लिए समीक्षा बैठक में कांग्रेस के सारे उम्मीदवार भी आए थे। सभी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बात की। सबसे बात करने के बाद हार की वजह सबके सामने रखी गई। समीक्षा बैठक में हार के आकलन में 2 बातें सामने आई। पहला आकलन यह था कि वोट खरीदे गए और चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई। दूसरा, महागठबंधन से उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिलना और कांग्रेस की खुद की कमियां। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस की समीक्षा बैठक में किस तरह का ड्रामा चला है। ये चुनाव तक वोट चोरी का मुद्दा, रिजल्ट के बाद वोट खरीदी का मुद्दा। गजब नहीं है बॉस? सुनिए कैसे कांग्रेस अपनी हार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बता रही है। अगर मोदी जी इतने पॉपुलर हैं तो 60,000 लोग से लेकर 80,000 लोग एक एक विधानसभा को में पैसे देकर वोट खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है। यानी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बदल रहा। मोदी देश में बदलाव लाते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को बदलने को तैयार नहीं है और खुद को बदलने को तैयार नहीं। बिहार में हार से कांग्रेस का संकट गहरा गया है। साथ ही कर्नाटक में भी गजब का नाटक चल रहा है। बिहार में कांग्रेस साफ हो गई और कर्नाटक में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस की इस हालत पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुद कांग्रेस से लड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांधी परिवार की लीडरशिप पर भरोसा नहीं रह गया है। सुनिए बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस कांग्रेस से लड़ रही है। बिहार के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी वाड्रा परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है और ये पूछ रहा है कि टिकट चोरी हुई, टिकटों में भ्रष्टाचार हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है।